नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है वर्षा ऋतुचर्या, अर्थात बारिश के मौसम में अपना देखभाल, खान पान और रहन सहन किस प्रकार करें, उस विषय में आज हम आपके साथ सारी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक संहिताओं के अंदर वर्षा ऋतु, जो कि 6 ऋतुओं में से एक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, साल के अंदर 6 ऋतु होती हैं और 12 महीने होते हैं। जनवरी से जून तक का जो समय होता है वो उत्तरायण का समय माना जाता है, जब सूर्य बलशाली होता है और जितने भी जीव या धरती का जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे ऊर्जा खींचता है। इसे आदान काल भी कहा जाता है। और दोस्तों, जो जून के बाद जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने से लेकर दिसंबर तक के महीने को विसर्ग काल कहा जाता है या दक्षिणायन कहा जाता है। उत्तरायण और दक्षिणायन की जो संज्ञा मिलती है वो इसलिए कहा जाता है कि जो सूर्य की गति है पृथ्वी की ओर, वो उत्तर दिशा से होता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं, और जब दक्षिण दिशा से होता है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ऋतुओं के बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो वर्षा ऋतु है मुख्यतः उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि वर्षा ऋतु के अंदर 2 महीनों के जो मध्य मध्य के भाग होते हैं वो आते हैं। अब इस साल की जो वर्षा ऋतु है दोस्तों, वो 6 जुलाई से लेकर और 2 सितंबर तक की है। तो इस दौरान हमें अपना खान पान, रहन सहन किस प्रकार करना है, तो उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वर्षा ऋतु के अंदर दोस्तों, जो वर्षा ऋतु से पहली ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु, उसके अंदर सूर्य के जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो जीवों के अंदर, औषधियों के अंदर पृथ्वी के कण कण से जो ऊर्जा का आचूषण होता है, जल का या ऊर्जा का आचूषण सूर्य के द्वारा, तो वो ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, उसके कारण जितने भी द्रव्य होते हैं उनके अंदर लघुता आ जाती है और रुक्षता आ जाती है। स्नेह जो द्रव्य होते हैं वो स्नेहता का जो गुण होता है वो कम हो जाता है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय होता है उसे दक्षिणायन भी कहा जाता है, और वह विसर्ग काल होता है, अर्थात हमें ऊर्जा देने वाला होता है। उस दौरान चंद्र हमें ऊर्जा देता है, सूर्य भी हमारे को ऊर्जा देता है। चंद्र जो होता है उस समय बलशाली होता है और सारे प्राणियों के अंदर सौम्यता और स्नेह पदार्थ बढ़ाता है। परंतु दोस्तों, जो आदान काल के अंदर उत्तरायण के समय, अर्थात जो मई जून का समय होता है, उस समय जो प्रचंड गर्मी होती है, उष्मा होती है, उस समय सूर्य हमारी ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, और अवचूषण के दौरान वह अपने शरीर से, हमारे शरीर से, जीवों के शरीर से स्नेह का और रस का अवशोषण और अवचूषण कर लेता है। जिस कारण क्या होता है कि हमारी जो जठराग्नि होती है जीवों की, वो मंद पड़ जाती है। जठराग्नि मंद होने के कारण जो वात आदि दोष होते हैं, वर्षा ऋतु आने पर, जुलाई का महीना आने पर, हमारे शरीर के अंदर वात आदि दोष भी और इम्बैलेंस हो जाते हैं, प्रकुपित होने की संभावना रहती है और हो जाता है। तो दोस्तों, उस दौरान क्या होता है कि जो हमारी जठराग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है हमारी, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनकी सिक्रीशंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, और वो और मंद और क्षीण हो जाती है, जिसके कारण वात आदि दोषों के साथ साथ हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों की होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, वर्षा ऋतु के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको अब पूरा बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमें जो जल मिला हुआ सत्तू होता है, या कच्ची चीज़ें होती हैं, ठंडी चीज़ें होती हैं या बासी चीज़ें होती हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन के समय में हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है, जठराग्नि होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जो सिक्रीशन होती है, हमारे जो स्राव निकलते हैं पाचन तंत्र से, अगर हम दिन में सो जाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकलते, और वो आम का निर्माण करते हैं, अपच का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हमारे वो गैस, तेजाब, कब्ज की समस्या या जोड़ों में दर्द की समस्या हो जाती है। उसी के बाद दोस्तों, जो आमतौर पे क्या होता है कि लोग छत पर सोते हैं, तो महर्षियों और हमारी पुरातन संहिताओं के अंदर वर्णन मिलता है कि वर्षा ऋतु के दौरान हमें ओस से बचना चाहिए। जितनी भी ओस होती है रात के समय या सुबह के समय, उस समय उसके डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए। हमारे को ओस से बचने के लिए, जो रात को हम सोते हैं या जो सुबह जल्दी उठकर कोई कार्य करते हैं, तो हमें 4 बजे से पहले का कार्य और 10 बजे के बाद वाला कार्य, उससे बचना चाहिए, जो डायरेक्ट एक्सपोजर ओस का हमारे पर हो। और वो दूसरा जो इसी के अंदर भाग आता है कि हमें सीलन वाली जगह पर नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के जो कारण हैं उनके होने की संभावना रहती है, तो इसलिए हमें सीलन वाले स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। और उसके बाद चौथे नंबर पर आता है कि जो नदियों का जल होता है, नदियों के जल के अंदर क्या रहता है कि
नदियों का जल उफान पर हो जाता है बारिश के समय, और जो आसपास मृत पशु पक्षी पड़े होते हैं या मिट्टी का उसके अंदर प्रवाह होने लग जाता है, तो उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। नदियों के जल का सेवन इसमें बंद कर दिया जाता है वर्षा ऋतु के दौरान। और व्यायाम वगैरह हमें ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद हमारे पेट की समस्या, जोड़ों में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हैवी एक्सरसाइज या व्यायाम ज़्यादा आपको वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु के दौरान वात सबसे अधिक बढ़ता है, और वात हमारे जोड़ों के दर्द के अंदर का कारण बनता है, पेट के अंदर गैस का कारण बनता है। तो इस करके हमारे को अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारे को जो 5वें नंबर पर हमने आपको व्यायाम बताया, उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है कि धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। धूप के सेवन से हमें इसलिए बचना चाहिए क्योंकि जो धूप के कण होते हैं, इस दौरान धूप जब धरती पर पड़ती है तो जो गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी के ऊपर धूप पड़ते ही एक भाप सी उड़ती है, जो भाप हमारे शरीर में रोगों का कारण बनने में सहायक होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही बादलवाई होती है, कुछ लोगों को एलर्जी होने लग जाती है। वो शास्त्रों में वर्णित है कि उस समय हमारे को बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब बाहर धूप निकलती है बारिश के दौरान, बारिश के एकदम बाद जब धूप निकलती है, तो उससे एटमॉस्फेयर में जो मिट्टी के कण होते हैं वो एलर्जेंट्स का काम करते हैं, और इससे हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद आता है कि हमारे को शरीर के लिए जो ऊर्जा बढ़ाने वाले कार्य हैं वो करने चाहिए, और ऊर्जा जिनमें लगती हो, जैसे सेक्स इंटेलिजेंस है, सहवास से हमें बचना चाहिए, और उसको पूरी तरह वर्जित किया गया है वर्षा ऋतु के दौरान और ग्रीष्म ऋतु के दौरान, बहुत कम कहा गया है। तो हमारी ऊर्जा को हमारे को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि जो गर्मी से सर्दी का समय शुरुआत होना शुरू हो जाता है वर्षा ऋतु से। जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो समय होता है, उस दौरान हमारे शरीर में जो गर्मी के जो एडप्टेशन आई थी, जो गर्मी के अंदर हमारे शरीर के अंदर चेंजेस आए थे, वो सर्दी के साथ हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो बदलाव के कारण हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है। उस ऊर्जा को अगर हमारे शरीर के अंदर सही तरीके से ऊर्जा नहीं मिलेगी या ऊर्जा घटती है, तो उसको हमारे को बैलेंस करना होता है। खाने पीने में हमें इस प्रकार की चीज़ें खानी होती हैं जिससे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हो। जैसे कि आपको खट्टे चीज़ों का सेवन करना चाहिए, नमकीन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और सने के अंदर आपको तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल का आपको ड्राई डीप फ्राई जो करते हैं वो करके नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट जो अच्छे तेल होते हैं उनका सेवन करना चाहिए, या सिंपल जो फ्राई करते हैं सब्जियों का या किसी भी चीज़ का, वो हमें उसका सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारे खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे पदार्थों के अंदर मैंने एक पीछे आपके लिए वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर हमें नींबू का अच्छा बहुत आपके साथ उपयोग मैंने साझा किए थे कि नींबू आप किस किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। वर्षा ऋतु के अंदर नींबू को अमृत फल की संज्ञा दी गई है। उसके गुणों को जानने के लिए आप कृपया करके नींबू की जो मैंने वीडियो बनाई है उसको एक बार देख लें, और उसके लाभ के आप उठाएं, आपको लाभ मिलेगा। उसके जो लाभ हैं उनको अच्छी तरह आप अपने जीवन में लाएं। उसके बाद दोस्तों, हमारे को खाने पीने के अंदर जितने भी पदार्थ हैं हमारे, सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा घी की कम कर देना चाहिए, और शहद की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। शहद की मात्रा इसलिए बढ़ा देनी चाहिए दोस्तों, जो पहाड़ी इलाका होता है, जो पहाड़ों में रहते हैं लोग, वो जानते हैं कि शहद हमारी बॉडी में एकदम एनर्जी देता है। साथ ही हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है, जो एंजाइम्स की सिक्रीशन है, उसको बढ़ाता है, और बहुत सारे काम ऐसे करता है शहद। जैसे जो कफ का नाश करता है, जो हमारी बॉडी में भारीपन होता है उसको दूर करता है। तो शहद का वर्षा ऋतु के अंदर वर्णन इसलिए भी दिया गया है, जो एनवायरनमेंट चेंज होता है उससे जो बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर रोगों का कारण बनने की संभावना रहती है, वो हमारी जठराग्नि को इतना अच्छा प्रदीप्त करता है कि उस पर किसी भी बैक्टीरिया वायरस का इतना असर नहीं रहता। और अगर हमारी जठराग्नि सही रहेगी तो हमारी सभी धातुएं पुष्ट रहेंगी, सभी धातुएं पुष्ट होंगी तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनेगी। तो इसीलिए वर्षा ऋतु के दौरान हमारे को शहद का सेवन करने के लिए संहिताओं के अंदर बताया गया है। दूसरा, पीने के लिए आपको जो पानी का इस्तेमाल करना है वो महेंद्र जल, वर्षा का जो जल होता है, या सरोवर का जल होता है, या जो कुएं का जल होता है, पुराने समय में उस जल को उबालकर पीने का विधान बताया गया था। क्योंकि जो पानी होता है उसके अंदर आमतौर पे भी बैक्टीरिया वायरस ग्रो करते हैं, जो बॉयल होने के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, या जो अच्छी तरह अगर बॉयल किए जाएँ तो पानी प्यूरिफाई हो जाता है। तो इसलिए इस ऋतु के अंदर हमारे को अगर कोई भी समस्या है पेट से संबंधित या खांसी जुकाम से संबंधित, या आपको जोड़ों का दर्द है, तो आप पानी उबाल कर गुनगुना पानी या ठंडा करके पानी को पिएं। ज़्यादा गर्म पानी का सेवन लगातार ना करें जिनको तेजाब की समस्या हो, या जिनके
अल्सर्स वगैरह की प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारे को शास्त्रों में वर्णित है कि जो आसवारिष्ट होते हैं आयुर्वेद के अंदर, वो औषधीय कल्पना होती है, एक फर्मेंटेड मेडिकेटेड अल्कोहलिक मेडिसिन होती हैं जो इस ऋतु के अंदर हमारे डाइजेस्टिव फायर्स को सही करती हैं और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अमृतारिष्ट, कुमारियासव, अश्वगंधारिष्ट इत्यादि। वो आप अपने चिकित्सक के अनुसार अपने शरीर की जो आपकी प्रकृति है या दोष के अनुसार उसका आप निर्धारण करवा के आसवारिष्ट का सेवन करें, इस ऋतु में आपको लाभ मिलेगा। और जो अनाज के तौर पे हमारे को गेहूँ और जो होती है जो, और हमारे को इसके अंदर शाली चावलों को खाने का विधान बताया गया वर्षा ऋतु के अंदर। संस्कृत मांसरस और संस्कृत जो यूष होते हैं उनका सेवन बताया गया है। तो खाने पीने में जो सीजनल सब्जियां होती हैं, आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु में बहुत सारी सब्जियां कम हो जाती हैं क्योंकि जो अवशोषण होता है लगातार आदान काल के अंदर, उसका प्रभाव सभी वृक्षों पर, जीवों पर, पशु पक्षियों पर, सब पर पड़ता है। तो इसी कारण जो जल की और स्नेह की कमी होती है वो धीरे धीरे वर्षा ऋतु में पूरी होती है। और इस दौरान हमारे को जो बचना होता है, बारिश की डायरेक्ट एक्सपोजर से हमारे को बचना होता है क्योंकि सर्दी खांसी हो जाती है बारिश के डायरेक्ट एक्सपोजर होने पर। और डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट से या किसी भी पर्सन कॉन्टैक्ट से हमारे ऊपर डिजीज़ को होने की संभावना बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों हमारे संहिताओं के अंदर इसके अंदर वर्णन मिलता है कि हमारे को वर्षा ऋतु के दौरान जूते, खड़ाव, छाता धारण करना चाहिए। जो छाता होता है, अम्ब्रेला होता है, वो लेके साथ चलना चाहिए, कहीं भी बारिश हो सकती है। आजकल तो वैसे हम नेट पे देख लेते हैं, पुराने समय में हमारी जो डेली रेजिमेंट था या जो सीजनल रेजिमेंट था, जो ऋतुचर्या थी, वो इस प्रकार की होती थी कि जो दिन भर की जो समस्याएं होती थी या मौसम के दौरान जो समस्याएं होती थी वो हम उसको उसके अनुसार उसको ठीक कर लेते थे। तो जूते, खड़ाव और छत्र धारण का विधान था और साथ में हाथी या घोड़े की सवारी करनी चाहिए क्योंकि जो हमारे पैर होते हैं, अगर हम कीचड़ में ज़्यादा देर तक समय तक रहते हैं तो हमारे पैरों में फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने का डर रहता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक वर्षा ऋतु के दौरान जो आम बीमारियां होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। आमतौर पे जो महिलाओं को, पुरुषों को इस दौरान फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं इंग्वाइनल रीजन में। जो हमारे जांघें वगैरह होती हैं उनके जो हिस्से होते हैं उन पर फंगल दाद वगैरह होने की इस ऋतु में संभावना बढ़ जाती है। उस दौरान आप सरसों का तेल, नारियल का तेल या मेडिकेटेड ऑयल, एक जात्यादी ऑयल आता है जिसका आप सेवन लगाने के तौर पे कर सकते हैं। लगाने के लिए आप लोकल एप्लीकेशन उसका कर सकते हैं या आप घर में अपना सरसों का तेल बना सकते हैं जिसके अंदर आप 8 पत्ते नीम के ले लीजिए और 4 चम्मच सरसों का तेल ले लीजिए। उसको पकाइए, फ्राई कीजिए। जब पत्ते काले हो जाएं पत्तों को निकाल दीजिए और उस तेल को आप संभाल कर रख लीजिए। 5 से लेकर 7-8 दिन तक वो सही रहता है और आप उसको लगाने के लिए फंगल इन्फेक्शन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो मैंने आपको तुलसी वाली वीडियो बनाई थी आपके लिए, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने स्किन के और भी यूज़ बताए हैं कि तुलसी का जो पत्र का रस निकालते हैं, जूस निकालते हैं, उसके साथ हम नीम के पत्तों का भी रस निकाल लें। 8 पत्ते तुलसी के ले लें, 4 पत्ते या 5 पत्ते नीम के ले लें, साथ ही 2 चुटकी तुलसी, और उसको आप पीस कर जो रस निकलता है उसको आप फंगल इन्फेक्शन पर लगा सकते हैं। तो वर्षा ऋतु में आप अपनी जो पर्सनल हाइजीन है, केयर है, वो इस तरह से कर सकते हैं। साथ ही वात जो दोष होता है हमारे वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो चिकित्सक हैं उनको इस बात पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि जो वस्ती है, वात की श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है, अर्ध चिकित्सा बताई गई है काय चिकित्सा के अंदर, तो हमें वस्ती पर ध्यान देना चाहिए। जो एनिमेटेड एनीमा, जो मेडिकेटेड एनीमा होती है उसको यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेटेड एनीमा दी जाती है। अच्छे चिकित्सक की सलाह के अनुसार आप उसको प्रयोग में लाएं तो आपको विभिन्न प्रकार की जो वात व्याधियाँ हैं उनमें ज़रूर लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमें खाने पीने का ध्यान रखना है और अपने शरीर का ध्यान रखना है। आमतौर पर नहाने से पहले हमें ये देखना है कि हमारी तासीर कैसी है। अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है, अगर आपको त्वचा विकार है, अगर आपको जोड़ों की समस्या है, तो आप जो पानी उबला हुआ होता है, पानी के अंदर जैसे त्वचा विकार वाले रोगी हैं, चमड़ी के विकार वाले रोगी हैं, तो वो इस समय नीम के पत्ते, बडबेरी के पत्ते, उनको 4-4 मुट्ठी एक बाल्टी के अंदर उबाल लें। गर्म करके पानी को
गुनगुना पानी जब हो जाए उससे नहाएं। और जो यूरिक एसिड या जोड़ों के दर्द वाले समस्या वाले व्यक्ति हैं, या जो खिलाड़ी हैं, या जो श्रम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा एनर्जी जिनकी लगती है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, उनको गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए, ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए इस दौरान, वरना जोड़ों के दर्द और बढ़ जाते हैं। और हमारे को इस ऋतु के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बाहर से आते हैं, तो जैसा कि अब कोविड करके भी हम अपने हाथ बार बार धोते हैं, लेकिन महर्षियों ने भी बताया कि वर्षा ऋतु के दौरान हमें अपने शुचिता पर, सोच पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और नहाने से संबंधित मैं आपको एक और बात साझा करना चाहूँगा कि नहाने के बाद हमारे को मोटे तौलिए से अपने शरीर को पूछना चाहिए। और नहाने से पहले अगर हम स्निग्ध औषध जो हमारे पास होती हैं उनको अपने शरीर पर मल लें, तो हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। जो शरीर पर मैल वगैरह होता है वो साफ़ हो जाता है, और जो वात दोष होता है वो हमारा शांत हो जाता है। साथ ही उपटन इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। जो हल्दी चंदन का उपटन वगैरह बनाते हैं हम, या कोई भी आप मेडिकेटेड उपटन यूज़ कर सकते हैं। और आप जो फूलों की माला होती है, सुवासित फूलों की, पुष्पों की माला धारण करनी चाहिए, ऐसा संहिताओं में वर्णन मिलता है। और दूसरा, हमें स्नान करते समय सुगंधित पदार्थों का अनुलेपन करना चाहिए। जो भी सुगंधित द्रव्य हमारे पास होते हैं उनका हमें अनुलेपन लगाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु के दौरान ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण हमारा शरीर चिपचिपा हो जाता है। उसके लिए पर्सनल हाइजीन के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन हमारे को मिलता है। साथ ही हमें जो कपड़े पहनने चाहिए वर्षा ऋतु में, हमारे को कपड़े हल्के और साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं इस दौरान स्किन डिजीज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बढ़ भी जाते हैं। जो स्कैबीज नामक एक रोग होता है, जो घर में एक को हो जाए तो वो सभी को हो जाता है। उस दौरान हमारे को ये ध्यान रखना होता है, जो आयुर्वेद में उसके लक्षण मिलते हैं वो मिलते हैं पामा, एक रोग होता है उसके साथ। तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपके जो कपड़े हैं वो उबलते हुए पानी के अंदर डाल के आप उसको धोएं, और धूप की रोशनी में वो कपड़ों को उल्टा करके सुखाएं। साथ ही आप अपनी चादर को साफ करके अच्छी तरह से इसी प्रकार धोएं। कोई भी एंटीसेप्टिक, ये जो हमारे डिटॉल वगैरह आते हैं, या कोई भी आप अच्छा साबुन का इस्तेमाल करें, सर्फ का इस्तेमाल करें, उसमें आप अपने उसको धोएं, कपड़ों को धोएं और धूप में सुखाएं। तो अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप अपनी त्वचा का, शरीर का, मन का ध्यान रखें। और आयुर्वेदिक संहिताओं में वर्णित ये वर्षा ऋतुचर्या आप सबको कैसी लगी? कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनहित के लिए लाइक और शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अच्छी वीडियोस जो चिकित्सा आयुर्वेदिक शास्त्रों से वर्णित है उसके साथ, और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।